दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें जो कि आम आदमी के लिए एक अच्छी खबर है कि 10 दिन में और गिरे काजू बादाम और किशमिश के दाम। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन का असर कहो या फिर कुछ और, लेकिन बाजार में काजू बादाम के रेट हर रोज चौंका रहे हैं। कुछ लोग इसे नई फसल के आने और पुराने माल का गोदामों से खत्म ना होने के असर के तौर पर भी देख रहे हैं। वजह जो भी हो, लेकिन ग्राहकों को मेवा के ऐसे रेट देखने और सुनने को मिल रहे हैं जो उन्होंने सोचे भी नहीं थे। बीते 10 दिन के अंदर एक बार फिर मेवा के दाम कम हुए हैं। अमेरिकन बादाम, जिसे कैलिफोर्निया बादाम भी कहा जाता है, एकदम निचले स्तर पर आ गया है। दिल्ली में कई पीढ़ियों से मेवा का कारोबार करने वाले राजीव बत्रा ने मीडिया से बातचीत के दौरान में बताया कि लॉकडाउन से पहले मेवा 20% तक महंगी हो गई थी। ये वो वक्त होता है जब पुराना माल खत्म हो रहा होता है और नई फसल का माल आने की तैयारी की जाती है, लेकिन लॉकडाउन के बाद से मेवा का दाम गिरने शुरू हो गए। ग्राहक के बाजार में ना होने और गोदामों में माल भरा होने की वजह से यह रेट गिरे हैं, जबकि दिवाली की तैयारी के चलते ऐसे में रेट बढ़ते हैं, लेकिन इस बार उल्टा ही हो गया। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि रेलवे की टाइम टेबल से हट सकती हैं 600 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें, होंगे कई बड़े बदलाव। जी हां, बात करें कि सभी पैसेंजर ट्रेनों के लिए रेलवे द्वारा जल्द ही लागू की जाने वाली जीरो बेस्ड टाइम टेबल में कई खास बातें होंगी। आने वाले दिनों में इसे लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मुमकिन है कि इस नए टाइम टेबल में 600 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को ड्रॉप किया जा सकता है, साथ ही 10,200 हॉल्ट्स को भी खत्म किया जा सकता है। रेलवे के प्लान के मुताबिक करीब 360 पैसेंजर ट्रेनों को मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों में कन्वर्ट किया जाएगा। साथ ही करीब 120 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट ट्रेनों की कैटेगरी में अपग्रेड किया जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि फिलहाल रेलवे इस प्लान पर काम कर रहा है और जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और मैं आपको बता दें कि आसानी से होगा फेस्टिव स्पेशल ट्रेनों में रिजर्वेशन। आज से खुल गई है ये बुकिंग खिड़की। जी हम बात कर रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम रेलवे ने आज से कुछ जगहों पर कंप्यूटराइज पैसेंजर रिजर्वेशन सेंटर्स खोल दिए हैं। इस बारे में गुरुवार को ही जानकारी दी गई थी। दक्षिण पश्चिम रेलवे के इस फैसले के बाद अब टिकटों की बुकिंग आसान हो गई है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मल्लेश्वरम, चिक्कबनपुर, बनारसवाड़ी, बेंगलुरु ईस्ट, करमेलरम, व्हाइट फील्ड, कप्पम, पेनुकोंदा, चिक्काबल्लापुरा, इन सारी जगहों पे गौरीबिदनौर और मुदुरु के पैसेंजर रिजर्वेशन सेंटर्स को खोल दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम रेलवे के इन रिजर्वेशन सेंटर्स को कोरोना काल से पहले से समय अनुसार ही खोला जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें 20 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक चलाई जानी है। ऐसे में उम्मीद है कि टिकट रिजर्वेशन की मांग बढ़ेगी। इसी को देखते हुए इन रिजर्वेशन सेंटर्स को खोला गया है। और अभी अगली खबर आपको बता दें कि आम आदमी पर पड़ी महंगाई की मार। एक ही दिन में 20% महंगी हुई दालें, जानिए क्यों। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना के इस संकट में आम आदमी की मुश्किलें रोजाना बढ़ती जा रही हैं। पहले सब्जियों और अब दालें महंगी होने लगी हैं। सरकार ने तूर दाल को विदेशों से खरीदने की मंजूरी दे दी है, लेकिन इस फैसले के बाद एक ही दिन में दाल की कीमतें 20% तक बढ़ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की ओर से मिली आयात की मंजूरी के बाद म्यांमार में इसकी कीमतों में तेज उछाल आया है। सिर्फ एक दिन में वहां इसकी कीमत 20% से ज्यादा उछल गई है। खुदरा तुअर दाल की कीमतें 100 रुपए प्रति किलोग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गई है। अच्छी क्वालिटी की दाल 125 रुपए प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई। कारोबारियों का कहना है कि दिवाली के 15 दिनों के दौरान मिलिंग गतिविधियां कम होती हैं, जिससे कच्चे माल की मांग कम हो जाती है। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि अब इस बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। जानिए क्या होगा ग्राहकों पर असर। जी हां, बात करें कि अगर आपका बैंक अकाउंट आईडीबीआई बैंक में है तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। आपको कुछ न्यूज एजेंसी में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईडीबीआई बैंक में सरकारी हिस्सा बेचने की तैयारी पूरी हो गई है। इस पर जल्द ही कैबिनेट से सैद्धांतिक मंजूरी ली जाएगी। ड्राफ्ट कैबिनेट
कैबिनेट नोट पर सलाह मशवरा का दौर पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि बैंक को संकट से उबारने के लिए पिछले साल सितंबर में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC और सरकार ने बैंक में इक्विटी पूंजी के रूप में 9,300 करोड़ रुपए का निवेश किया था। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली से लेकर जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और हमें अगली खबर में आपको बता दें कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में कि बिना गारंटी मिलेगा 1.60 लाख रुपए का लोन। जानिए सब कुछ। जी आपको बता दें कि किसानों की इनकम डबल करने के लिए हरियाणा में पशु किसान क्रेडिट कार्ड शुरू की गई है। इसके 60,000 से अधिक लाभार्थी हो गए हैं। अब तक इसके लिए अलग अलग बैंकों में करीब 4 लाख आवेदन आए हैं। राज्य के कृषि मंत्री JP दलाल के मुताबिक सरकार ने 8 लाख पशुपालकों को ये कार्ड जारी करने का फैसला लिया है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड की शर्तें मोदी सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की तहत ही है और इसमें 1.60 लाख रुपए तक की रकम लेने के लिए कोई गारंटी नहीं देनी होगी। दलाल ने कहा कि कृषि के साथ साथ किसानों की आय संबद्ध क्षेत्रों से भी बढ़े, जिसमें पशुपालन एक प्रमुख क्षेत्र है। पशुधन क्रेडिट के तहत पशुपालन को पशुओं के रखरखाव के लिए कर्ज के रूप में सहायता दी जा रही है, जिसकी अधिकतम सीमा 3 लाख रुपए है। इस योजना के तहत कार्ड पशुओं की संख्या के अनुसार जारी किया जाएगा। और वह अगली खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि साइबर हमले की चपेट में आई हल्दीराम। हैकरों ने 7 लाख रुपए फिरौती मांगी। जी हां, आपको बता दें कि देश की नामी फूड एंड पैकेजिंग कंपनी हल्दीराम पर साइबर हमले का मामला सामने आया है। इस मामले में कंपनी की तरफ से नोएडा के थाना सेक्टर 58 में शिकायत की गई है। साइबर अपराधियों ने कंपनी की कई विभाग का डेटा डिलीट कर दिया है, जिसकी वजह से कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। डेटा वापस करने के एवज में साइबर अपराधियों ने 7 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के मीडिया प्रभारी अभिनेंद्र सिंह ने बताया कि फूड एवं पैकेजिंग कंपनी हल्दीराम का नोएडा के सेक्टर 62 के C ब्लॉक में कॉर्पोरेट ऑफिस है। यहां से कंपनी का IT विभाग संचालित होता है। हल्दीराम कंपनी के DGM IT अजीज खान ने पुलिस को बताया कि 12 और 13 जुलाई की रात में कंपनी पर वायरस अटैक किया गया था। यह अटैक कंपनी के सेक्टर 62 स्थित कॉर्पोरेट ऑफिस के सर्वर पर हुआ था। इस अटैक के कारण कंपनी के मार्केटिंग बिजनेस से लेकर अन्य विभाग के डेटा गायब हो गए और कई विभागों का डेटा डिलीट भी कर दिया गया। शिकायत के मुताबिक कंपनी की कई महत्वपूर्ण फाइलें भी गायब हो गई हैं। जब इसकी जानकारी कंपनी के उच्च अधिकारियों को हुई तो पहले आंतरिक जांच की गई। इसके बाद कंपनी अधिकारियों और साइबर अटैक करने वाले अपराधियों के बीच चैट हुई तो साइबर अपराधियों ने कंपनी से 7 लाख रुपए की मांग की। और दोस्तों, मैं अगली खबर में बता दें जो कि आपके लिए बहुत ही फायदे की बात है। आपको बता दें कि नौकरी छूट गई है तो सैलरी का 50% हिस्सा 3 महीने तक मिलता रहेगा। सरकार 44,000 करोड़ रुपए का फंड जारी करेगी। जी हम बात करें कि कोरोना संकट में अगर आपकी नौकरी छूट गई है तो भी सैलरी का 50% हिस्सा मिलता रहेगा। और यही नहीं, अगर दोबारा नौकरी मिल गई है तो भी आपको ये सुविधा मिलती रहेगी। हालांकि इसके लिए आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC से अपने आप को जोड़ना होगा। आप ये दावा बेरोजगारी राहत पाने के तहत कर सकते हैं। इसके तहत अचानक नौकरी छूटने के बाद 3 महीने तक एक तय आर्थिक मदद दी जाती है। दरअसल अटल बीमित कल्याण योजना ABKY के लिए सरकार जल्द ही बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। सरकार की योजना है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि इसका फायदा बहुत से लोगों को मिल सके। सरकार इसके लिए 44,000 करोड़ रुपए का फंड जारी करेगी। और मैं आपको बता दें कि TCS, विप्रो और इन्फोसिस के बाद HCL टेक भी अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाएगी। दूसरी तिमाही में कंपनी को हुआ 3.14 हजार करोड़ का मुनाफा। जी आपको बता दें कि TCS, विप्रो और इन्फोसिस के बाद HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड भी अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाएगी। HCL टेक ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किया है। सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा पिछली तिमाही के मुकाबले 18.5% बढ़कर 3,142 करोड़ रुपए हो गया है, जो पहली तिमाही में 2,925 करोड़ रुपए रहा था। इसके अलावा HCL टेक ने 4 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है।
और वहीं अगली खबर बता दें जो कि आपके लिए बहुत ही काम की खबर है कि अब बिना ओटीपी दिए नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। तेल कंपनियां 1 नवंबर से लागू करने जा रही हैं नया डिलीवरी सिस्टम। जी हां, आपको बता दें कि अगर आपके घर भी एलपीजी सिलेंडर आते हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी है खबर। अब एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया में बदलाव होने जा रहा है। अगले माह यानी नवंबर से बिना ओटीपी से एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। दरअसल चोरी रोकने और सही ग्राहक की पहचान के लिए तेल कंपनियां 1 नवंबर से नया डिलीवरी सिस्टम लागू कर रही हैं। इस नए सिस्टम को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड नाम दिया गया है। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बताते कि सरकार ने एसी के आयात पर प्रतिबंध लगाया। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए उठाया है ये कदम। जी हम बात करें कि केंद्र सरकार ने घरेलू उत्पादन और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने रेफ्रिजरेंट वाले स्प्लिट और अन्य एसी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। गैर जरूरी सामान के आयात में कमी लाने के उद्देश्य से प्रतिबंध लगाया गया है। एसी के आयात पर प्रतिबंध को लेकर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब एसी के आयात को फ्री कैटेगरी से प्रतिबंधित कैटेगरी में रखा गया है। सरकार इससे पहले टायर, टीवी सेट और अगरबत्ती के आयात पर प्रतिबंध लगा चुकी है। देश में एसी का करीब $5 बिलियन का बाजार है। इसमें आयात की बड़ी हिस्सेदारी है। वहीं 85 से 100% एसी कंपोनेंट की आपूर्ति भी आयात के जरिए होती है। देश में एसी कंपोनेंट का बाजार करीब $2 बिलियन का है और यही कारण है कि सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एसी पर प्रतिबंध का फैसला लिया है। बड़ी खबर बता दें जिसमें एस जयशंकर ने कहा कि एलएसी पर हथियारों के साथ चीनी सैनिकों की मौजूदगी बहुत गंभीर चुनौती। जी हां, आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में हथियारों से लैस चीनी सैनिकों की मौजूदगी भारत के समक्ष बहुत गंभीर सुरक्षा चुनौती है। जयशंकर ने कहा कि जून में लद्दाख सेक्टर में भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़पों का बहुत गहरा सार्वजनिक और राजनीतिक प्रभाव रहा है तथा इससे भारत और चीन के बीच रिश्तों में गंभीर रूप से उथल-पुथल की स्थिति बनी है। एशिया सोसाइटी की ओर से आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि सीमा के उस हिस्से में आज बड़ी संख्या में सैनिक पीएलए में मौजूद हैं। वे हथियारों से लैस हैं तथा यह हमारे समक्ष बहुत ही गंभीर सुरक्षा चुनौती है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान भी हताहत हुए थे, लेकिन उसने स्पष्ट संख्या नहीं बताई। जयशंकर ने कहा कि भारत ने पिछले 30 साल में चीन के साथ संबंध बनाए हैं और इस रिश्ते का आधार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अमन चैन रहा है। उन्होंने कहा कि 1993 से लेकर अनेक समझौते हुए हैं, जिन्होंने उस शांति और अमन चैन की रूपरेखा तैयार की, जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों में आने वाले सैन्य बलों को सीमित किया तथा यह निर्धारित किया कि सीमा का प्रबंधन कैसे किया जाए और सीमा पर तैनात सैनिक एक दूसरे की तरफ बढ़ने पर कैसा बर्ताव करें। जयशंकर ने कहा कि इसलिए अवधारणा के स्तर से व्यवहार के स्तर तक पूरी एक रूपरेखा थी। अब हमने इस साल क्या देखा कि समझौते की इस पूरी श्रृंखला को दरकिनार किया गया। सीमा पर चीनी बलों की बड़ी संख्या में तैनाती स्पष्ट रूप से इन सब के विपरीत है, उन्होंने कहा। और जब एक ऐसा टकराव का बिंदु आया जहां विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में सैनिक एक दूसरे के करीब आए तो 15 जून जैसी दुखद घटना घटी। और वहीं अगली खबर बता दें कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग के साथ आमरण अनशन पर बैठे महंत परमहंस दास। जी हां, हम बात करें कि तपस्वी शामनी के महंत परमहंस दास बीते 12 अक्टूबर से अयोध्या में आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने मांग रखी है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। आज परमहंस दास ने तपस्वी शामनी पर ही हिंदू राष्ट्र संकल्प पूर्ति राजसूय यज्ञ किया। संत परमहंस दास के आमरण अनशन का आज 5वां दिन है। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया है। अभी तक कोई सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी सुध लेने नहीं आया है। इस आक्रोश की वजह से उन्होंने जनप्रतिनिधियों की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया है।
और अब अगली खबर में बता दें कि आलिया ने अपने पति एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ कोर्ट में दर्ज कराया बयान। जी हम बात करें कि बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अपनी पत्नी आलिया सिद्दीकी से रिश्ते बहुत खराब चल रहे हैं। दोनों में लंबे समय से अनबन चल रही है। आलिया ने नवाजुद्दीन की परेशानियां बढ़ा दी हैं। सिद्दीकी से अलग रह रही उनकी पत्नी आलिया ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। बयान में उन्होंने इस आरोप को दोहराया है कि 2012 में एक्टर के भाई ने उनके एक परिजन के साथ छेड़खानी की थी। पुलिस क्षेत्र अधिकारी गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने पीटीआई भाषा को बताया कि आलिया पोक्सो यानी बाल यौन अपराध सुरक्षा अधिनियम अदालत में पेश हुई और उन्होंने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपने पति और उनके परिवार के 4 सदस्यों के खिलाफ अपना बयान दर्ज करवाया। और अब अगली खबर में आपको बताते हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, रिलीज पर रोक लगाने की उठी है मांग। जी हां, आपको बता दें कि इन दिनों बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चाएं हैं और वहीं इस बीच बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी एक्टर अक्षय कुमार ने भी अपने आने वाली फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसे सोशल मीडिया पर काफी पसंद भी किया जा रहा है। इसके साथ ही इस फिल्म पर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इन सवालों के कारण फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की मांग भी की जा रही है। फिल्म पर लव जिहाद को लेकर आरोप पहले ही लग रहे थे और वहीं अब इस पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगाया जा रहा है, जिसके कारण हिंदू जन जागृति समिति ने फिल्म का विरोध शुरू कर दिया है। आपको बता दें, हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे का कहना है कि अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही है, जिसके कारण जानबूझकर इस फिल्म को लक्ष्मी बॉम्ब नाम दिया गया है, जो श्री लक्ष्मी देवी का अपमान है, जिन्हें करोड़ों हिंदू पूजते हैं। जहां एक तरफ हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो लक्ष्मी पटाखे ना छुड़ाएं, वहीं दूसरी तरफ ये फिल्म ऐसे लोगों को भी बढ़ावा देगी। जी आपको बता दें, उन्होंने कहा कि इसके अलावा इस फिल्म में हीरो का नाम आसिफ है और हीरोइन का नाम प्रिया यादव है। इसके जरिए लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब की स्क्रीनिंग पर फौरन रोक लगाई जानी चाहिए। वहीं रमेश शिंदे ने यह भी कहा कि फिल्म मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड ने मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी और महाराष्ट्र से होम मिनिस्टर ने खुद इस फिल्म पर बैन लगवाया था। इसी तरह लक्ष्मी बॉम्ब पर बैन लगाया जाना चाहिए। और अब आपको बता दें कि नवरात्रि से ठीक पहले बढ़ा सोने का दाम। अब 10 ग्राम के लिए चुकानी होगी इतनी कीमत। जी हम बात करें कि लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद आज सोने के दाम में तेजी आई है। शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में पीली धातु के भाव में इजाफा हुआ। घरेलू बाजार में इस तेजी को वैश्विक बाजार में कीमती धातुओं के भाव से सपोर्ट मिला। कोरोना वायरस महामारी को लेकर अनिश्चितता जारी है और कई यूरोपीय देशों में एक बार फिर से लॉकडाउन का दौर शुरू हो गया है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की कीमतों में उछाल आया है। और दोस्तों में अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें कि शनिवार को मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में बारिश की संभावना। दिल्ली में साफ रहेगा आसमान। जी हां, आपको बता दें कि आईएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण बारिश का मौसम और आगे बढ़ गया है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के कारण देश के कई क्षेत्रों में हैवी रेन हुई। 16 अक्टूबर यानी कल के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश से 27 लोगों की जान चली गई है। मुंबई और पुणे में जमकर बारिश के आसार अभी बने हुए हैं। तो ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।